हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जे एडवांस्ड पीवाई की सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस्ड में फ्रॉम ईयर 2012 टू 2020 वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 है। मॉडर्न फिजिक्स का ये हमारा दूसरा वीडियो है। मॉडर्न फिजिक्स का पहला वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी एटम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने थे 2012 से लेकर 2020 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किया है। तो जे एडवांस पीवाई की सीरीज के नाम के से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरे चैनल में जाओगे तो वहां पे एक जेई एडवांस्ड पीवाई क्यू सीरीज चैप्टर वाइज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से वो सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो अभी तक मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 अभी जिसने अभी तक देखा नहीं है वो वहां से कंप्लीट कर सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहां जो आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर यार तुम चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि एक छोटा चैनल है यार तो एक लाइक, एक चैनल जो भी अगर तुमको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, चलो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, फटाफट हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बातचीत करी थी कि मॉडर्न फिजिक्स को बेसिकली हम लोग 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज एटॉमिक फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स और एक्सरेज। तो एटॉमिक फिजिक्स हमने ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। आज मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थ्योरी हम लोग यहाँ बिल्कुल भी डिटेल में कवर करने वाले नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हमारा काम चल जाए। काम चल जाने का मतलब क्या कि जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो हमसे लग जाए। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हमें शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ बेसिकली बात करता है पार्टिकल के डुअल नेचर का, जो हमने देखा था वेव पार्टिकल नेचर, तो उसके बारे में बातचीत करता है। इसको हम लोग लैम्डा डीबी भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें ना, तो इसमें बिल्कुल बेसिक सा, अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक इसकी बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, सपोज मेरे पास में इस तरह की एक मेटेलिक सरफेस है। ठीक है, इसमें हमने एक फोटोन इस तरह से इंजेक्ट किया। फोटोन की वेवलेंथ सपोज लैम्डा है, तो क्या मैं इसकी एनर्जी बता सकता हूं? तो इस फोटोन की जो एनर्जी है, इस फोटोन की जो एनर्जी है, इसको सपोज हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन बोल देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग कैसे लिखते हैं? hc/λ, ये हम सबको पता है। ठीक है, अच्छा, अब ये फोटोन हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया यहाँ पे, तो अगर ये मेरे पास में मेटल सरफेस है, मेटल है, तो मेटल की बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं एक वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं बोलता हूं वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है? तो देखो, कोई मेटल है, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। उससे कम एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो सपोज मेरी जो फोटोन है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी बेसिकली लाइट क्या है, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे लाइट इंजेक्ट कर रहे हैं, लाइट रेडिएशन डाल रहे हैं। तो लाइट बेसिकली क्या है? शावर ऑफ फोटोन्स, बहुत सारे फोटोन का शावर हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो फोटोन की, वो पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी जो चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, तभी वो बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो अगर हमने सपोज फोटोन की एनर्जी ई फोटोन hc/λ दी और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमने एनर्जी दी, फोटोन की एनर्जी hc/λ दी, और वर्क फंक्शन मेटल का फाई है, तो hc/λ माइनस फाई, तो ये जो बची हुई एनर्जी है ये कौन लेके जाएगा? देखो, फोटोन ने इतनी एनर्जी दी, ठीक है, और वर्क फंक्शन इतनी एनर्जी निकालने के लिए फाई एनर्जी जो है, फाई एनर्जी वो इसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, फाई एनर्जी तो चाहिए, फाई एनर्जी तो फोटोन को चाहिए कि वो उसको बाहर निकाल सके। अब इससे ऊपर जितनी भी एनर्जी रहेगी hc/λ के पास, फाई से जितनी भी ऊपर की एनर्जी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आता है। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो कि बाहर निकल के गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल के गया, इसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी hc/λ, जो फोटोन के पास जो एनर्जी थी माइनस वर्क फंक्शन, जो इसके वर्क फंक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएगा, ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वैक्यूम ट्यूब के ऊपर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। तो ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, जैसे कि हमारे पास में कुछ कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स बेसिकली पार्टिकल्स हमारे पास में वेव नेचर शो करते हैं, पार्टिकल्स वेव नेचर शो करते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा डीबी से, डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इसका हम लोग वेवलेंथ डिफाइन करते हैं h/p से, और p क्या है यहां पर, p इज मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला ना, ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहां से मेटल सरफेस से इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस तरह से हमने इसमें फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसकी इस इलेक्ट्रॉन की हम लोग वेव नेचर की बात करेंगे, तो अगर उसकी वेव नेचर की हम लोग बात करते हैं तो उसकी लैम्डा हम लोग h/p से डिफाइन करते हैं। h क्या है मेरे पास में, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और p क्या है मेरे पास में, इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रोगली वेवलेंथ की। अच्छा, एक चीज तो सबको पता होनी चाहिए, सबको पता होगी, ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन हमेशा पता लिखते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये मैकेनिक्स में हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार ये चीज हम लोग मैकेनिक्स में देखते हैं, और ये चीज जब हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ डील करते हैं ना, तो ये चीज बहुत बार काम में आ जाती है, ये रिलेशन बहुत बार काम में आ जाती है। तो इसको तो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। मोमेंटम क्या है, p इज mv, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। तो उन दोनों रिलेशन से ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m आता है, ये रिलेशन, और ये धड़ल्ले से बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो बस हम लोग इतने ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सारे क्वेश्चन इसके थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। बस इधर उधर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग गया, अगर कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम आते हैं, मिक्स प्रॉब्लम दूसरे कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे चैप्टर से कॉन्सेप्ट मिक्स होकर अगर प्रॉब्लम आ गया तो वो बेसिकली बहुत कम ऐसे आते हैं, ठीक है, अगर वो भी आ गए तो ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड तो बस हमें इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए। अब जो ग्राफ राफ तुम बोल रहे हो ना, ग्राफ राफ जो रहता है वो सारे के सारे हम लोग इन्हीं सारे रिलेशन से हम लोग ग्राफ राफ सारे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो बेसिक है वो बेसिक बस इतना ही है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में, थोड़ा मिक्स टाइप का प्रॉब्लम है, मैकेनिक्स इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास कैपिटल M, यहाँ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर की बात की गई है, ऑफ मास कैपिटल M माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो इस जो स्प्रिंग मास सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, मतलब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा धक्का धक्की छोड़ दें तो वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। सच दैट एक इस तरह का हमारे पास में रिलेशन दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 4πm ओमेगा डिवाइडेड बाई h दैट इज इक्वल टू 10⁻24। इसका हम लोग यूज करेंगे विथ h एज प्लैंक्स कांस्टेंट। कैपिटल N नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ दिस strikes the mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets displaced by 1 micrometer. If the value of n is this, then the value of x is what? ठीक है, तो कैपिटल N क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ फोटोन्स। अब क्या हुआ कि देखो लाइट इंसिडेंट किया, लाइट इसके ऊपर, इस जो मिरर है इसके ऊपर इस तरह से लाइट इंसिडेंट किया हमने। अच्छा, लाइट इंसिडेंट करने का मतलब क्या हुआ, तो लाइट इंसिडेंट करने का मतलब हुआ इसमें हमने फोटोन्स इंसिडेंट किए। लाइट इज व्हाट, लाइट इज शावर ऑफ फोटोन्स। अब फोटोन्स हमने उसके ऊपर इंजेक्ट किया। अब ये फोटोन्स इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो मिरर है इसको धक्का लगा, और वो मिरर पीछे इस तरह से मिरर में धक्का हुआ, और ये धक्का खा के मिरर पीछे की तरफ 1 माइक्रोमीटर पीछे की तरफ चला गया। तो इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, क्या है स्टोरी इसके पीछे की। तो देखो कोई भी एक, मेरे पास में अगर फोटोन की हम लोग बात करें तो फोटोन के पास कुछ एनर्जी है और फोटोन के पास कुछ मोमेंटम है, ठीक है। अब फोटोन यहां पर से अगर इस तरह से फोटोन अगर एक मोमेंटम है तो इसने मोमेंटम इसको जाके उसने धक्का मारा होगा, इस मिरर को उसने जाके धक्का मारा होगा, और धक्का मारने के बाद ये जो फोटोन है ये पूरी तरह इसी तरह से वापस निकल गया होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि जो फोटोन गया
वो वापस आया होगा। और मैं ऐसा भी बोल रहा हूं कि जितनी मोमेंटम इसके पास जाती थी फोटोन के पास, वो उसी मोमेंटम के साथ वापस भी निकला होगा वही फोटोन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर एक वर्ड मेंशन किया गया है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। जो भी लाइट उसके ऊपर गिरती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है मतलब फोटोन को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब फोटोन की जाते जाते समय अगर उसकी मोमेंटम p थी, तो टकराने के बाद उसके पास वापस आते समय उसकी मोमेंटम p हो जाएगी। तो ये चीज हुई। अब ये मोमेंटम उसने मिरर को इंपार्ट कर दिया। अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फोटोन है प्लस जो मिरर वाला जो सिस्टम है, फोटोन और जो मिरर वाला सिस्टम है, ये इस दोनों को अगर मैं सिस्टम मानूं, फोटोन को और मिरर को मैं अपना सिस्टम मानूं, तो इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मैं सबको कंसिडर करते हुए बोल रहा हूं। ये जो मिरर है प्लस स्प्रिंग वाला, ये पूरा का पूरा मिरर स्प्रिंग सिस्टम, मिरर स्प्रिंग मास सिस्टम वाला जो है सिस्टम है, उसको प्लस फोटोन को अगर मैं अपना सिस्टम मानूं, तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मैं इसके लिए मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। ठीक है, देखो फोटोन्स की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फोटोन्स में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन इजीली यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है फोटोन की। उसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा हो तो फोटोन मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एप्लीकेबल है तो उस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। फोटोन के केस में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा कर दिया, कभी भी बिना एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है दूसरे सिस्टम में फिर भी कर दिया, नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या फिर इस तरह की कंडीशन है, तो फोटोन के लिए हम लोग मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि इट विल बी कंजर्व्ड, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फोटोन्स विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, इस केस में तो कंजर्व रहेगा क्योंकि जितने फोटोन्स उस पर टकराए उतने फोटोन्स वापस आए, तो खैर उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोन्स टकराए और वो वापस जी इस मोमेंटम से, पी मोमेंटम से सपोज गए और टकराने के बाद पी मोमेंटम से वापस आ गए। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की बात की गई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मिरर के पास कुछ मोमेंटम आया, वो हम लोग निकाल लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मिरर के पास कुछ मोमेंटम है, दैट मीन्स मिरर के पास कुछ एनर्जी है। अब वो एनर्जी लेके क्या किया, उसने स्प्रिंग को दबाया। अब मिरर के पास जो एनर्जी है उसने उससे स्प्रिंग को दबाया, और स्प्रिंग में वो जो एनर्जी है, मिरर के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और वो स्प्रिंग के बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है, और वो 1 माइक्रोमीटर पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो ये मैकेनिज्म है इसमें। अब इसी चीज को हमें मैथमेटिकली देखना है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें फोटोन की मोमेंटम की, पी ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन को पी से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज नथिंग बट h बाई लेमडा। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, लेमडा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बाद में इसको यूज करेंगे। अच्छा, अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं स्प्रिंग मास सिस्टम प्लस फोटोन में, तो फोटोन की इनिशियल मोमेंटम वाज h बाई लेमडा, स्प्रिंग मास की इनिशियल मोमेंटम वाज 0। अब फाइनल देखते हैं। फाइनली फोटोन की जो मोमेंटम है दैट इज माइनस h बाई लेमडा, क्यों, रिवर्स डायरेक्शन, प्लस मोमेंटम ऑफ मैं लिख देता हूं मोमेंटम ऑफ मिरर। ठीक है, मोमेंटम ऑफ मिरर स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग मास लिख देता हूं यहां से। ठीक है, स्प्रिंग मास। ठीक है, तो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ स्प्रिंग मास में क्या बोल सकता हूं, स्प्रिंग मास में लिख देता हूं। देखो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 2h बाई लेमडा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया। अब ये जो मोमेंटम है ये मिरर की एनर्जी, अब इस मोमेंटम से हम मिरर की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट p स्क्वायर बाई 2m। तो मिरर के लिए मैं लिख रहा हूं इसको, तो मोमेंटम मिरर की बेसिकली स्प्रिंग मास सिस्टम की मोमेंटम है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर लेंगे तो देखो ये मेरे पास में स्प्रिंग मास की जो मोमेंटम है वो निकल के आई है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग डायरेक्टली p स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, मैं इससे तो p स्क्वायर निकालूंगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 4h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर में लिख सकता हूं। ठीक है, अपॉन 2m इंटू 2 टाइम्स ऑफ m, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने, नंबर ऑफ फोटोन्स है कैपिटल N। तो यहां पे हम लोग अगर बात करें तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आई मिरर के पास, वो कितनी आई, इतनी इंटू n। ये तो एक फोटोन की कहानी है ना, ये सारी की सारी हमने एक फोटोन की कहानी बात की। इधर जो हमने निकाला ये एक फोटोन के बारे में बात किया, अब ऐसे ऐसे n फोटोन्स है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्प्रिंग मास सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम चेंज आएगी वो कितनी आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं
2h बाई लेमडा इंटू कैपिटल N, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है। ठीक है, तो ये हमने इसको अपडेट कर दिया, n नंबर ऑफ फोटोन्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह से अपडेट आ गया। तो इधर भी हमने मोमेंटम ये आ गया, तो ये n स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आ जाएगा। वो इसको क्योंकि हमने इसको स्क्वायर किया ना, इसको हमने स्क्वायर किया, तो 4h स्क्वायर n स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2m। तो ये रिलेशन मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी किसकी आई? इतनी मिरर की काइनेटिक एनर्जी आई। अब ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कर देते हैं इसको, 4h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर 2m, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर लिखना है ना, kx स्क्वायर, तो हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स बेसिकली कितना वो अंदर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अंदर ये 1 माइक्रोमीटर डिस्प्लेस हुआ, दैट इज x। यहाँ वाला x नहीं है, n की वैल्यू x इंटू 10⁻12, ये वाला x नहीं है, इससे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, दिस इज x 1 माइक्रोमीटर जो अंदर घुसा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मुझे n निकालना है ना, तो n स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी आई p स्क्वायर बाई 2m हमने लिखा है। ठीक है, तो ये 2 से मैं ये 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। देखो ये हटा देता हूँ मैं, ये 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। n स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास में kx स्क्वायर लेमडा स्क्वायर m डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में रिलेशन आ गया है ना। ठीक है, अच्छा यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये n स्क्वायर की वैल्यू आई, और यहां से हम लोग एक काम करेंगे, जो हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, जो ओमेगा के टर्म्स में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ओमेगा हम लोग क्या लिख सकते थे, रूट ओवर k/m लिखते थे। स्प्रिंग के केस में जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन थी, वो ओमेगा हम लोग रूट ओवर k/m लिखते थे। ठीक है, ओमेगा को रूट ओवर k/m लिखते थे, तो ओमेगा स्क्वायर में लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट k/m। तो बेसिकली मैं k को यहां से अगर रिप्लेस करना चाहूं तो k इज m इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैं ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, k को मैं यहां से रिप्लेस कर दूंगा, तो k को मैंने रिप्लेस कर दिया m ओमेगा स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, लेमडा स्क्वायर को एज इट इज, ये वाला जो m है इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, तो m स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर की वैल्यू आई। अच्छा, अब मैं इसको अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो n की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी, तो m ओमेगा x लेमडा डिवाइडेड बाई 2h, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। n स्क्वायर रूट ले लिया मैंने इसका। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसके टर्म्स में हम लोग लिखना चाहिए, जो हमारे पास में ऑलरेडी एक रिलेशन जो यहाँ पे था 4 पाई m ओमेगा डिवाइडेड बाई h, इस टर्म में लिखना चाहें तो देखो m ओमेगा बाई h को मैं क्या लिख सकता हूँ, m ओमेगा बाई h को उस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो रिलेशन है मेरे पास में, देखो ये जो रिलेशन है यहाँ से m ओमेगा बाई h को लिख सकते हैं 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4 पाई, लिख दो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, दिस इज 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, लिख दिया, इंटू 2 नीचे एज इट इज है, x की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻6 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू, और लेमडा देखो दिया हुआ है 8 पाई इंटू 10⁻⁻6। अब देख लो कौन कौन सा यहाँ से कट रहा है, तो 4 पाई और ये 8 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 12 और ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻12 मेरे पास में आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास में n की वैल्यू आई, n की वैल्यू 1 इंटू 10⁻12, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करें x इंटू 10⁻12 बोला गया था इनकी वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, दिस इज 1, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 1। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2018 में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं एक बार सेटअप बता देता हूँ कि इसमें किस तरह का सेटअप होता है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक वैक्यूम ट्यूब इस तरह से लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में एक वैक्यूम ट्यूब होता है, इस तरह का सेटअप होता है, और एक साइड हमारे पास में कैथोड होता है, इधर कैथोड प्लेट होती है, एक साइड में एनोड प्लेट होती है। ठीक है, इसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ सपोज, और इसको मैं A बोल देता हूँ, कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट, और इसको हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में अप्लाई करते हैं। इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो इधर हमने पॉजिटिव रखा, इसको नेगेटिव रखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग फोटोन्स इंजेक्ट करते थे यहाँ से कैथोड प्लेट में, इस तरह से फोटोन रेडिएट कराते हैं कैथोड में, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैथोड का कुछ वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, और जिस तरह से मेटल में हम लोग यूज़ करते थे कि यहाँ से हमने फोटोन यहाँ पर इंजेक्ट किया, फोटोन इस तरह से शावर करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते थे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये निकलते 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 एनोड में जाते हैं, ठीक है, एनोड में जाते हैं और इस तरह से बेसिकली सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें से इस तरह से करंट फ्लो होता है और इसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहे तो उस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखो इसमें क्या, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है, in a photoelectric experiment a parallel beam of monochromatic light with power 200 watt 200 watt की पावर is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग पहले लिखते हैं, जो वर्क फंक्शन कैथोड की दी हुई है, वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड दैट इज इक्वल टू 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग लाइट जो डालते हैं वो 200 वॉट की लाइट डालते हैं, दैट मीन्स 200 जूल पर सेकेंड, इतनी की लाइट हम लोग उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। कहाँ? यहाँ से, ये जो फोटोन हमने जेट किया कैथोड पे, ठीक है, और इसकी जो वर्क फंक्शन थी वो कितनी दी हुई है, 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस चीज को समझो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग अगर बात करें जो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, हम लोग दो टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, एच न्यू के टर्म्स में, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, दोनों तरह से इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जस्ट एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जस्ट हम लोग बात करें कि इतनी फोटोन की जो एनर्जी है वो इतनी है कि जस्ट वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, जस्ट बेचारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला विथ बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया उसने। वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी उसकी होगी फोटोन की एनर्जी, ठीक है। फोटोन की एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ बेसिकली दिस कैथोड, तो यहां से ये चीज हम लोग इन्फर कर सकते हैं। सो दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, बता दिया उसने, ठीक है। तो यहां इतने दूर तक अगर हम लोग बात करें, इतने दूर तक हमें क्या इंफॉर्मेशन यहां से हम लोग एक निकाल सकते हैं। देखो हम लोग बोले कि 200 जूल पर सेकेंड, इतने रेट से 200 जूल पर सेकेंड मतलब 200 वॉट बोला है, दैट मींस 200 जूल पर सेकेंड से फोटोन्स इसके ऊपर हम लोग कैथोड के ऊपर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो और हर एक फोटोन की एनर्जी कितने के बराबर है, वो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर ले तो फोटोन की जो एनर्जी है, मैं बोल सकता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन में बोलूं दैट इज 6.25 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो गई मेरे पास में एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ये मेरे पास में एनर्जी ऑफ फोटोन। तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि कितनी फोटोन्स पर सेकेंड हम लोग यहाँ पे फोटोन का शावर कर रहे हैं उसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, कितनी फोटोन्स पर सेकेंड, तो वो हम लोग निकाले, नंबर ऑफ फोटोन्स में निकालूंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ये मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं वो देखेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। तो बेसिकली ये मेरे पास में टोटल एनर्जी है, टोटल पावर है, मतलब इतना जूल पर सेकेंड, और हर एक की एनर्जी कितनी है, इतनी जूल, हर एक फोटोन की एनर्जी। तो बेसिकली मेरे नंबर ऑफ कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड दैट इज 200 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई कितना जूल है, 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड यहाँ पे इंजेक्ट किए जा रहे हैं, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻20, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड यहाँ पे इंजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने इतनी इंफॉर्मेशन निकाली। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एज्यूम दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%, जितने फोटोन्स उसमें डाले मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 100% एफिशिएंसी, फोटोन्स डाले मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाले। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो इस तरह से हम लोग कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 500 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या किया, ये फोटोन इंजेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल रहे हैं बट उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अभी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और जैसे ही हमने यहाँ पर 500 वोल्ट अप्लाई किया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में आया। तो एनोड बेसिकली एनोड को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, अब ये इधर से नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और बेसिकली ये जो बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो वर्क डन करेगा, और वो वर्क डन इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, ठीक है। वो वर्क डन इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ई इंटू वी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई को अगर हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 लिखते हैं और वी को 500 वोल्ट लगा लिखते हैं तो वो जूल में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास है। अब क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड एंड आर एब्जॉर्ब्ड। वो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो जाते हैं एनोड में जाके चिपक जाते हैं, जाते हैं एनोड में जाके चिपक जाते हैं, जाते हैं एनोड में जाके चिपक जाते हैं, सारे के सारे जाके एनोड में जाके चिपक रहे हैं। तो एनोड पे फोर्स कितना लगेगा। अब देखो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह के सिचुएशन में हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे हम लोग निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहां पे जो मेरा एमिशन हो रहा है, हम लोग अगर पर सेकंड के टर्म्स में बात कर सकते हैं, क्योंकि जूल पर सेकंड हमें वाट में है, तो पर सेकंड के टर्म्स में लोग बात करेंगे कि कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो उससे हम लोग फोर्स निकालेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से आएगा, तो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले कैथोड प्लेट से निकले, वो एक्सेलरेट होके जा रहे हैं और एनोड प्लेट में जाके चिपक जा रहे हैं। चिपक जाने का मतलब इनिशियली जब चिपकने से जस्ट पहले उनके पास कुछ मोमेंटम थी और वो मोमेंटम वो लोग फिर चिपकने के जस्ट बाद उनकी मोमेंटम जीरो हो रही है। चिपकने से जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम थी और चिपकने के जस्ट बाद उनकी मोमेंटम जीरो हो रही है क्योंकि वो लोग एनोड प्लेट में जाके चिपक रहे हैं। तो उसकी वजह से इस जो चेंज इन मोमेंटम आई इलेक्ट्रॉन की जो चेंज इन मोमेंटम आई, वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किस पे, एनोड प्लेट पे। अब उसको हम लोग कैसे निकाले, वो मोमेंटम हम लोग कैसे निकाले, तो देखो इलेक्ट्रॉन जब इससे जस्ट यहां पर से टकराने वाला था या चिपकने वाला था, उससे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ई इंटू वी, क्योंकि इनिशियली जब वो कैथोड से निकल रहा था उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके अक्रॉस हम लोग कैथोड और एनोड के अक्रॉस हमने 500 वोल्ट अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्यू इंटू डेल्टा वी इतना वर्क डन हुआ बैटरी से और वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इतनी यहां पे इस तरह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ईवी। अब हमें तो चाहिए मोमेंटम, तो मोमेंटम हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में देखो मोमेंटम इज बेसिकली 2m/ke और ये कैसे मैंने लिख दिया 2m/ke कैसे लिख दिया, देखो हाफ एम बी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी लिखो या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो p स्क्वायर बाई 2m मैंने लिखा था ना, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में ही, तो यहीं से आ जाएगा रिलेशन p इक्वल्स टू रूट ओवर 2m/ke। तो यहां से हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकाल सकते हैं। इतनी मोमेंटम है मेरे पास में, कितनी मोमेंटम है निकाल दो, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इंटू और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी ई इंटू वी लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी इज 500। तो इस तरह से हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम आ जाती है 1.2 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। इतनी मोमेंटम आ जाती है हर एक इलेक्ट्रॉन की, इतनी मोमेंटम आ जाती है हर एक इलेक्ट्रॉन की। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रब करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं अगर इसको रब करूं, इतनी मोमेंटम किसकी आ गई, हर एक इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये मोमेंटम बेसिकली फोर्स कैलकुलेट करने के काम आएगा, कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ एनोड के वॉल पे। तो इतनी मोमेंटम तो एक इलेक्ट्रॉन ने दी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने n 2 इंटू 10⁻10 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया जो उसने इंपार्ट करी, 1.2 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 10⁻20। ठीक है, 2 इंटू 10⁻20 और ये कितना है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम और ये पर सेकेंड है, क्योंकि यहां पर n जो है दिस नंबर इज बेसिकली पर सेकेंड, दिस इज पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो मेरे पास में क्या आ गया, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड आ गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, वही तो हमें निकालना था। ठीक है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है सबको हमने सबकी वजह से कितनी चेंज इन मोमेंटम आई उनमें, वही तो उसके फोर्स में काम आ रहा है ना, जो कैथोड में एनोड में जो फोर्स लग रहा है, तो इतना फोर्स लग रहा है। एंड दिस फोर्स अगर तुम कैलकुलेट करो, दिस फोर्स कम आउट टू बी 24 इंटू 10⁻⁴ दिस इज फोर्स। तो ये फोर्स कम्स आउट टू बी 24 इंटू 10⁻⁴ और यही हमसे पूछा हुआ था n की वैल्यू बताओ, f इक्वल्स टू दिस वैल्यू।
तो 10⁻⁻4 में तो n की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 24 इंटू 10⁻⁴ तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट है इसका, इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा लेस देन hc बाई फाई नॉट। लैम्डा से हम लोग इसको इलिमिनेट किया, बट लैम्डा इज लेस देन hc बाई फाई नॉट का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट की जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन फाई नॉट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ग्रेटर देन फाई नॉट? देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज बेसिकली hc बाई लैम्डा। लैम्डा जैसे जैसे मेरी डिक्रीज होगी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मेरा लैम्डा hc बाई फाई नॉट से कम है दैट मीन्स मेरा जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है वो फाई नॉट से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है इसकी एनर्जी। मतलब अगर ये एनर्जी मैं रेडिएट करा दूं, ये एनर्जी मैं उस मटेरियल में रेडिएट करा दूं तो फोटोन बाहर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगी। ये एनर्जी की रे, अगर ये एनर्जी की लाइट में इंसिडेंट करा दूं उस पे मटेरियल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, और बिल्कुल ही अगर मैं फाई नॉट वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी इंसिडेंट करूं तो वो बाहर तो निकलेगी बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगी बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो बाहर निकलने के लिए मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि लैम्डा इज लेस देन hc बाई फाई नॉट, मतलब उसकी एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, अच्छा इसमें आगे क्या बोला गया है, द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा डी। आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा डी। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, लैम्डा डी इज नथिंग बट h/p। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पार्टिकल, एक तरह का पार्टिकल है, लेकिन उसका वेव नेचर को शो करता है वो, और उसकी वेवलेंथ को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम। तो ये रिलेशन मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स इन अ चेंज डेल्टा लैम्डा डी इन लैम्डा डी। अगर हम लोग जो इंसिडेंट लाइट है उसको अगर चेंज करते हैं, इंसिडेंट उसकी वेवलेंथ को अगर चेंज करते हैं लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा या डेल्टा लैम्डा का अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकली है उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसमें चेंज आता है। तो बेसिकली यहां पर पूछा गया देन रेशियो ऑफ डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा ये क्या होगा। तो एक रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो वर्क फंक्शन वाला जो इक्वेशन है वो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी है, hc बाई लैम्डा। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूं वर्क फंक्शन फाई नॉट, तो ये बेसिकली हमें क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन हमें हर बार पता होनी चाहिए, ये बेसिक रिलेशन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। जो डीप, ये तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने लिखा है ना, दिस इज फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से हम लोगों ने लैम्डा डिफाइन करी है। ठीक है, तो मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज h बाई लैम्डा डी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और रिलेशन मैंने तुमको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट p स्क्वायर बाई 2m। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब p स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर, देखो p स्क्वायर मैं यहां से डाल देता हूं, h स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे रहने दिया, ऐसे लैम्डा डी स्क्वायर डाल दिया, p स्क्वायर कर दिया बेसिकली। तो ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसकी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी। अब ये बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस हो गया। तो ये इक्वेशन में हमने डाला तो ये मेरे पास में बन गया h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा डी स्क्वायर, दैट इज बेसिकली hc बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब इस इक्वेशन से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा, हमें क्या पूछा, डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा, ये पूछा गया है ना। तो दिस इज, इसको हम लोग अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन हम लोग ये निकाल सकते हैं, डी लैम्डा डी बाई डी लैम्डा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंज। तो ये अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, एक बार डिफरेंशिएट करें किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करें तो h स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो मेरे पास में कॉमन आ गया, ये मेरे पास में कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया लैम्डा डी रेज़ टू पावर -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 अपॉन लैम्डा डी क्यूब, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसके अलावा डी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, इसके टर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब hc बाई लैम्डा, तो hc तो एज इट इज आएगा 1 बाई लैम्डा इज -1 बाई
लैम्डा स्क्वायर, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करें। फाई नॉट तो कांस्टेंट है, वो खत्म हो गया। अब यहां से बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया ना, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू, तो बाकी चीज तो हमें मतलब नहीं है। देखो एच स्क्वायर बाई 2m माइनस 2 सबसे मतलब नहीं हमें। डी लैम्डा डी बाई डी लैम्डा इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एच से भी मतलब नहीं है। ये जो लैम्डा डी है ना इधर जाएगा और ये लैम्डा स्क्वायर, इससे मतलब है, इसी की प्रोपोर्शनलिटी की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी आएगी। बाकी कचरा से हमें मतलब नहीं है, बस हमें इससे मतलब था। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, डी आंसर मैच कर रहा है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट, a metal surface was irradiated with light of different wavelengths. The emitted photoelectron energies were measured by applying a stopping potential. अच्छा चलो मैं तुमको एक बार पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो जैसा कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ना वैक्यूम ट्यूब वाला, तो सेम उसी तरह का अगर सपोज हम लोग कंडीशन इस तरह से माने, वैक्यूम ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और एक साइड में सपोज मेरे पास कैथोड है और एक एनोड है। ठीक है, और कैथोड सी और ये एनोड ए है। ठीक है, और इसको मैंने सपोज इनिशियली कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें नहीं अप्लाई किया है, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं अगर फोटोन्स यहाँ से मैं इस पे इरेडिएट कराऊं कैथोड पे, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ का मैं फोटोन इस पे इरेडिएट कराता हूँ। ठीक है, अब अगर ये इरेडिएट कराया तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, इस तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो एनर्जी है, जो फोटोन्स की जो एनर्जी है दैट इज hc बाय लैम्डा, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, ये हमने देखा था, ये इक्वेशन बहुत बार हम लोगों ने देख रखा है। अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और अभी हम लोग कैसे करेंगे, इसको हमने पॉजिटिव, कैथोड को पॉजिटिव अभी दिया, कैथोड को अभी हमने पॉजिटिव दिया, कैथोड को हमने क्या किया, कैथोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, और एनोड को हमने अभी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। अब देखो जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे थे एनोड की तरफ, वो अब यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अप्लाइड है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से ये इधर इसको ये रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो इसको रिपेल करेगा। ठीक है, यहां पर हमने एक वोल्टेज लगाया, एक पोटेंशियल अप्लाई किया सच दैट ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रही थी इसको ये वहां पे रोक दिया। इतना हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इतना हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रही थी बाहर, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रही थी, वो अब स्टॉप हो गई। इतना हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो हमने यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया दैट इज आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, ये जो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसको स्टॉप करने के लिए जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज, दैट इज वी वोल्टेज हमने अप्लाई किया। तो ये बेसिकली हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो कर रहा है, जो कि ई इंटू वी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, जो इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, और उसको हम लोग बेसिकली hc बाय लैम्डा माइनस फाई लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो मेरे पास में जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही थी, वो किसके बराबर, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहे थे, जिसको इस वोल्टेज के थ्रू हमने ये वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करके रोक दिया। तो वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ई इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज समझ में आ जाता है तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि द रेलिवेंट डेटा फॉर वेवलेंथ, हमने क्या किया, इसके एक मेटल सरफेस लिया हुआ है, मेटल सरफेस को इरेडिएट किया हमने इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वेवलेंथ से, मेटल सरफेस है उसको हमने डिफरेंट वेवलेंथ से हमने इरेडिएट कराया। ठीक है, और जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी हमने कैसे मेजर किया, बाई अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और लेमडा, डिफरेंट लेमडा, अलग अलग लेमडा के जो फोटोन्स है वो हमने उसके ऊपर रेडिएट कराए और उसके करस्पॉन्डिंग हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर की। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करने से हमें ये पता चल गई कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है। यहां से हमने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर ना निकले, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना निकले। वो कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक सपोज एमिटर लगा दिया। अब एमिटर में मेरे को 0 करंट शो करेगा, दैट मीन्स यहाँ से एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रोक दिए।
इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को अप्लाई करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे रोक दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक सिंपल हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता कर सकते हैं कि इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार आ गई ई वी में, वर्क फंक्शन हमें पता है, तो हमें जो फोटोन की एनर्जी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। देखो फोटोन की एनर्जी पता कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। तो चलो खैर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं भैया, हमें बेसिकली लैम्डा, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, ठीक है। एमीटर में जीरो रीडिंग करके, करंट जीरो करके हमने डिफरेंट अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन्स के लिए करस्पॉन्डिंग हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लिया। अब यहाँ से बेसिकली मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बेसिकली ये वाला इक्वेशन अगर यूज़ करें, ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग यूज़ करें, ठीक है, जिसको मैंने टिक किया हुआ है, ये इक्वेशन अगर हम लोग यूज़ करें अलग अलग वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो हम लोग इसमें हमें बेसिकली दो ही डेटा की जरूरत पड़ेगी। दो डेटा हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल हमारे पास में रहेंगे, तो कोई सा भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन हमारे पास में एक्सपेरिमेंट डेटा है, कोई सा भी दो सेलेक्ट कर लो। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में इसको डालें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.3 सॉरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं ई वी, ई इंटू वी, ई इंटू ई के टर्म्स में मैं रहने दे रहा हूँ, ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी है, पहले केस में 2 वाला हम ले ले रहे हैं, ई इंटू 2, तो 2 ई मैं इसको बोल रहा हूँ, 2 ई दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो इधर टर्म था जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो ई इंटू वी दैट इज 2 ई दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो एच इंटू सी इसी टर्म में रहने देते हैं। लेमडा यहाँ पर बेसिकली माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, देखो माइक्रोमीटर में, तो 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 इंटू 10⁻⁻6 -5। एक कंडीशन ये होगी, वर्क फंक्शन अगर इसकी 5 है तो। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे कंडीशन में वोल्ट इज 1 है, तो 1 इंटू ई लिख सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई, इस केस में लेमडा इज 0.4 इंटू 10⁻⁻6 -5। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन देखो, और ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन है, तो अगर मैं करूं फर्स्ट माइनस सेकंड, इन दोनों को माइनस करूं, तो मैं पेन दूसरा सेलेक्ट करता हूं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2e माइनस ई दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, यहाँ तो आ गया ये चीज़, और ये बन जाएगा 1/0.3 माइनस 1/0.4, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा 0.3 को मैं 10/3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 0.3 को हमने लिख दिया 10/3 और 0.4 को हमने लिख दिया 10/4, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अच्छा अब हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 इंटू ई दैट इज इक्वल टू एच सी इंटू 40-30 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 12 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 10 एच की वैल्यू हम लोग देखो कितना लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 इंटू ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाई इंटू 12 डिवाइडेड बाई सी इज 3 इंटू 10⁸, ठीक है, सी इज 3 इंटू 10⁸, और ये 10 भी इधर आएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें ना, इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, बहुत ही इजीली आ जाता है। देखो ये 10 नीचे कितना रखा हुआ है, नीचे 10⁻9 रखा हुआ है, मैं करके दिखा देता हूँ। नीचे जो रखा हुआ है दिस इज 10⁻9, 9 और 6 15 और ये कितना हो गया 10⁻34 हो गया, 10⁻15 प्लस 10⁻19, तो ये 34 हो गया। और यहाँ से ये कितने टाइम में कट जाएगा, देखो ये 3-4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 3×4 = 12, और ये मेरे पास में ये 6.4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 6.4 आ जाएगा। तो देखो 4 इंटू 16 1.6 इंटू 4 1.6 इंटू 4 दैट इज 6.4 सॉरी 6.4 इंटू 10⁻⁻34, ये रिजल्ट हमारे पास में आता है। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁻34, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2016 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच फॉल्स ऑन अ कैथोड प्लेट इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर मेरे पास में कैथोड है और ये लाइट को इस तरह से हम लोग इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं और इस तरह से इसमें हम लोग लाइट बेसिकली फोटोन इंजेक्ट करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड सर्फेस इज फाई, कैथोड सर्फेस की वर्क फंक्शन फाई दी हुई है, एंड द एनोड इज अ वायर मेश ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कैथोड। तो यहाँ से d डिस्टेंस पे, यहाँ से कैथोड से
डी डिस्टेंस पे इस तरह से मेरे पास में एनोड रखा हुआ है और ये एक वायर का मेश है, वायर मेश है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज मेंटेन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस B अप्लाई किया हुआ है। इफ द मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एनोड इज लैम्डा E, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये एक चीज यहाँ से, एक सेकेंड सॉरी, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो पास हो रहे हैं, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्डा E, जो कि यहाँ से एनोड से पास हो रहे हैं। देखो बाकी चीज सबको भूल जाओ अभी, जो यहाँ पे जो एनोड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, यहाँ से जो पास कर रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जो इधर बाहर निकल रहे हैं, इधर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बाहर नहीं निकलेंगे, नीचे इस तरह से वायर में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से वायर मैश के थ्रू जो बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है ना, वो लैम्डा E दी हुई है। अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा E दी हुई है, दैट मीन्स उसकी हम लोग मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इज बेसिकली h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा इज इसकी मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम अगर इतनी है, लैम्डा E बोल रहा हूँ, जो किसकी, जो कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो इस वायर मेश में पहुंच रहे हैं, यहाँ से निकले होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से निकले होंगे, फोटोन्स यहाँ डाला, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकले, जब यहाँ पर पहुंचे, एनोड के पास जब पहुंचे, एनोड के पास पहुंचने पे उनकी मोमेंटम इतनी है। अब मोमेंटम इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आएगा। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं p² को हम लोग लिख सकते हैं h² डिवाइडेड बाई 2m एज इट इज, रखते हैं लैम्डा E²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जब वो लोग एनोड में पहुंच गए, ठीक है। व्हेन, ऐसा लिख देता हूं, व्हेन दे आर एट एनोड, व्हेन दे रीच एनोड, ठीक है। अच्छा, जब वो लोग निकले थे कहां से, कैथोड से, तब उनके पास की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी उनकी थी, जब वो लोग कैथोड से निकले थे, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो लैम्डा PH का फोटोन है, तो उसने एनर्जी कितनी डाली होगी उसमें, hc बाई लैम्डा PH, इतनी एनर्जी की फोटोन उस पर पड़ी होगी कैथोड पे, ठीक है, इतनी एनर्जी की फोटोन कैथोड पे पड़ी होगी, माइनस उसका वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड फाई, इतनी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर निकले होंगे। अब ये बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहां से यहां तक इस वैक्यूम ट्यूब में बेसिकली एक्सेलरेट हुए, जब वो लोग कैथोड से एनोड की तरफ पहुंचे तो वो लोग एक्सेलरेट हुए थ्रू दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज की वजह से वो एक्सेलरेट हुए, और वो कितना एक्सेलरेट हुए, E इंटू वी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, E इंटू वी से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी जब वो लोग एनोड के पास पहुंचे, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे रीच एनोड, ऐसे लिख देता हूं, व्हेन दे रीच्ड एनोड, उस समय इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहां पर जब निकले उस समय काइनेटिक एनर्जी इतनी hc बाई लैम्डा PH माइनस 5, और जब ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो लोग जो V पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से उनमें एक काइनेटिक एनर्जी आया, तो वो कितने का चेंज आया, E इंटू वी, इतनी बढ़ गई उनकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। अब देखो ये कब हमने निकाला, जब दे रीच्ड एनोड, और यहां पे भी हमने वही निकाला हुआ है, व्हेन दे रीच्ड एनोड, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमने निकाला। तो इन दोनों को हम लोग बेसिकली इक्वेट कर देंगे। तो मैं यहां से एक बार यहां से चीजों को रिमूव कर देता हूं, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, जो इधर निकाला है और इधर निकाला, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। एक मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ से निकाला और एक बेसिक जनरल मेथड से निकाला। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो बेसिकली मेरे पास आ गया h² बाई 2m लैम्डा E², दैट इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा PH माइनस 5 प्लस EV। अच्छा, यहां से अगर मैं लैम्डा E निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से लैम्डा E निकाल दूं, तो मैं इसको 1 मिनट यहां से रिमूव करता हूं। अगर मैं यहां से लैम्डा E निकालना चाहूं इस इक्वेशन से लैम्डा E निकालता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन से लैम्डा E कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसको एक बार चेंज कर देते हैं, मतलब एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हो गया 2m लैम्डा E² डिवाइडेड बाई h², दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन hc बाई लैम्डा PH माइनस 5 प्लस E इंटू वी, और h² को मैं इधर ले जाता हूँ, h² को मैं यहाँ से इधर ले गया h², और
यहाँ से मैं 2m को इधर ले आता हूँ, इस 2m को मैं इधर ले आता हूँ, 2m। तो लेमडा ई की जो वैल्यू आएगी, देखो लेमडा ई की वैल्यू h तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, रूट ओवर 2m, और अंदर में टर्म आ गया एच सी बाई लेमडा पी एच माइनस 5 प्लस ई वी। अब बेसिकली मुझे इससे कंपैरिजन करना है, इसमें सारे जो ऑप्शन है मैं उसमें से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं बाकी सारा चीज़ को अब रिमूव कर देता हूँ, अभी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम लोग आराम से कंपेयर कर सकें। अगर ये रिलेशन है मेरे पास में, तो इस रिलेशन से मैं इजीली अभी सारा जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, लेमडा ई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फाई एंड लेमडा पीएच। तो देखो अगर मैं फाई को, इस इक्वेशन में फाई को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, फाई अगर इंक्रीज किया तो डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा। फाई इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर डिक्रीज किया, मतलब ओवरऑल ये इंक्रीज हुआ, मतलब लेमडा ई इंक्रीज हुआ। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, लेमडा ई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फाई, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखते हैं, लेमडा इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल्ड। भाई इसमें डी का तो रिलेशन ही नहीं आया, इस डी का कोई रिलेशन ही नहीं आया, तो मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डी डिस्टेंस से, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो, फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वी ग्रेटर देन 5 बाई ई, वी ग्रेटर देन 5 बाई ई बोलने का मतलब है कि 5 इज लेस देन वी, ठीक है, ई वी, 5 इज लेस देन ई वी। अगर ये कंडीशन है मेरे पास में, ई वी बहुत बड़ा है कंपेयर टू 5, तो अगर ई वी बहुत कम बड़ा है कंपेयर टू 5, देखो ई वी अगर मेरे पास बहुत बड़ा है कंपेयर टू 5, इस इक्वेशन में देखो ई वी अगर मैंने बहुत बड़ा है 5 को, तो मैं 5 को इस इक्वेशन से इग्नोर कर सकता हूँ, 5 को एक हटा सकता हूँ यहाँ से। अच्छा 5 को हटाया, तो एक चीज और देखो, ईवी जो है अगर बड़ा होता है मेरे पास में, ईवी बड़ा होता है, बेसिकली अगर हम लोग 5 की बात करें ना, वर्क फंक्शन और जो हम लोग फोटोन डालते हैं एच सी बाई लेमडा पी एच, वो लोग दोनों कंपेरेबल होते हैं, 5 और लेमडा सी बाई एच सी बाई लेमडा पी एच, ये दोनों कंपेरेबल रहते हैं। तो जैसे हमने 5 को हमने इग्नोर किया या 5 को हमने यहाँ से हटाया, हम एच सी बाई लेमडा पी एच को भी हटा सकते हैं। तो बेसिकली लेमडा ई मेरे पास में अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो गई h अपॉन रूट ओवर 2m इंटू ई वी के, ठीक है। ये हमने अगर ये कंडीशन लगाया है तो लेमडा ई की वैल्यू इतनी हो गई। अच्छा अब इसमें बोल रहा है कि v इज मेड 4 टाइम्स, v को अगर मैं 4 गुना करता हूं, v को अगर मैंने देखो यहाँ से 4 गुना करता हूं, तो लेमडा ई आधा हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 1 अपॉन रूट अंडर में है, तो v को 4 गुना करने पे लेमडा ई आधा हो जाएगा। तो ये बात तो सच है, सी इज करेक्ट। अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसमें बोला गया है कि लेमडा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लेमडा पीएच। तो देखो लेमडा ई इस तरफ है और लेमडा पीएच इस तरह से है, तो अगर हम कोई भी कंडीशन लगाएंगे फिर भी ये जो लेमडा पीएच है, लेमडा पीएच 1 अपॉन रूट स्क्वायर रूट के अंडर में है, तो दोनों का रेट कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन भी यहां से गलत है। तो जो हमारे पास में सही ऑप्शन आ जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3h अपॉन 2 पाई। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी है, 3h अपॉन 2 पाई। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज p पाई a नॉट, वेयर a नॉट इज बोर रेडियस। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेमडा dB हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, h अपॉन p, वेयर p इज व्हाट, p इज मोमेंटम। तो p बेसिकली दैट इज इक्वल टू mv है मेरे पास में, मोमेंटम है, तो इस तरह से हम लोग इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर हमें mv मिल गया तो हम लोग लेमडा डी ब्रोगली डिफाइन कर सकते हैं, और लेमडा dB की जो वैल्यू दी हुई है वो बेसिकली हमें दी हुई है p पाई a नॉट, इसके बराबर दी हुई है, ठीक है, वेयर a नॉट इज बोर रेडियस। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो बोर मॉडल है उसमें हम लोगों को यहाँ पे उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। p पाई a नॉट यहाँ पर से लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ है और p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बोर रेडियस में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एंगुलर मोमेंटम हमें दी हुई है और हमें मोमेंटम निकालनी है। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली मेरे पास क्या होता है, mvr होता है, दैट इज इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। अच्छा यहाँ से एक चीज देखने से हमने एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का पता है, दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 पाई। तो यहां से हम लोग देखो बोर ऑर्बिट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि n की वैल्यू तो 3 हमें दिख रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 दिख रही है, और mvr इक्वल टू nh 3h अपॉन 2 पाई, ये चीज दिया हुआ है। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या, mv की जो वैल्यू है दैट इज मोमेंटम की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई r। ये रिलेशन हम लोग देखो बोल सकते हैं क्या, mv इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई r।
n इक्वल्स टू 3 है। और लिथियम आयन बोला गया, तो लिथियम आयन के लिए z इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूं, z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 3 है। तो r मैं वहां से निकाल सकता हूं, बोर मॉडल से मैं r निकाल सकता हूं, उस ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकता हूं। तो किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को हम लोग बोर रेडियस बेसिकली हम लोग कैसे निकालते थे, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल तो होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू ए नॉट कर दो बोर रेडियस के। तो दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और जिसका की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज जेड। तो इस केस में कितना हो गया, इस केस में हो गया 3 स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू ए नॉट, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली 3 ए नॉट, आर रेडियस की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3 ए नॉट। यहां पर अगर हम लोग पुट करें तो मेरे पास में जो मोमेंटम की वैल्यू आ गई दैट इज 3h अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू हो गई 3 ए नॉट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा मेरे पास में h अपॉन 2 पाई ए नॉट। तो ये तो मोमेंटम आ गई। अब हमें इस वैल्यू को अगर हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ से में डाल दे, लैम्डा डी बी, दैट इज h अपॉन p इज mv, दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। तो h अपॉन 2 पाई ए नॉट, तो दिस इज बेसिकली 2 पाई ए नॉट। तो ये मेरे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। इसको कंपेयर करें हम लोग इसके साथ, इन दोनों को कंपेयर करें तो बेसिकली हमें p की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 2। तो बहुत इजीली p की वैल्यू 2 निकल जाती है। तो p इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। इसमें क्या बोला गया है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वी नॉट विथ लैम्डा एंड 1 बाय लैम्डा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये हम लोग बार बार थ्योरी में भी पढ़ चुके होते हैं। तो जो रिलेशन हमने अभी भी देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि ई वी नॉट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो ई वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, वेयर फाइव इज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास में था। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहें, इस रिलेशन को हम लोग प्लॉट करना चाहें, तो देखो वी नॉट वर्सेस 1 बाय लेमडा अगर हम लोग देखें, वी नॉट को मैं अपना वाई एक्सिस मानूं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें, वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ई माइनस 5 बाई ई, इस फॉर्मेट में लिखूं, और वी नॉट को मैं अपना वाई ले लूं, तो वाई इज इक्वल टू, देखो 1 बाई लेमडा को मैं अगर एक्स लेता हूं, तो 1 बाई लेमडा को मैंने वी नॉट वर्सेस 1 बाई लेमडा सपोज मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो 1 बाई लेमडा को मैं एक्स ले लेता हूं। तो 1 बाई लेमडा को अगर मैंने एक्स ले लिया, 1 बाई लेमडा को एक्स ले लिया, तो कुछ मेरे पास में एम है, एम इस केस में कितना है, एच सी बाई ई। अगर मैं एम को ले लूँ एच सी बाई ई, तो ये मेरे पास में एम एक्स माइनस सी, कुछ कांस्टेंट टर्म इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो देखो ये फॉर्मेट सी ऑप्शन हमको 1 बाई लेमडा वी नॉट वर्सेस 1 बाई लेमडा जो प्लॉट किया हुआ है वो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, खैर इसको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे वी नॉट वर्सेस लेमडा। वी नॉट वर्सेस लेमडा अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखे ई वी नॉट प्लस 5 इंटू लेमडा दैट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एच सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में किस तरह का रिलेशन है, हमारे पास में रिलेशन है, देखो ये जो चीज़ है दिस इज समथिंग वाई प्लस ए इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, इस तरह का रिलेशन है। तो इस तरह का रिलेशन हमें पता है कि ये एक हाइपरबोलिक रिलेशन होता है, और ये हम लोग बहुत आसानी तरह से देख सकते हैं कि जो वी नॉट और लेमडा के जो बीच का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का हाइपरबोलिक रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत इजीली हम लोग ये ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स, 248 नैनोमीटर एंड 310 नैनोमीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन corresponding to these wavelengths are u1 and u2 respectively। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड दी हुई है और उनकी रेशियो दी हुई है। इफ द रेशियो u1 रेशियो u2 इज 2:1, hc इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो देखो इसमें हम लोग बहुत इजीली ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। जो भी मेरे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी जो भी रिलीज्ड फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो वो हम लोग क्या लिखते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ये हम लोग यही फॉर्मूला बार बार यूज करते आ रहे हैं। इसी फॉर्मूला के ऊपर ये सारा का सारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसी फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा सब सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5। तो इसी को हम लोगों को यूज करना है। तो देखो पहले के लिए अगर मैं बात करूं तो 248 नैनोमीटर दिया हुआ है ना, और इसकी मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो हाफ इंटू एम
इंटू पहले की काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे u1 उसकी स्पीड है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड u1 मतलब सबसे जो ज़्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वन u1 स्क्वायर, हाफ एम u1 स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाफ एम u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू दी हुई है 1240। ठीक है, डिवाइडेड बाई लेमडा। देखो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दिया हुआ है और लेमडा पहले के केस में 248 दिया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पर पका पकाया हुआ दिया हुआ है। ठीक है, -5, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं u2 स्क्वायर के केस में 1240 डिवाइडेड बाई दूसरे केस में 310 नैनोमीटर हमें दिया हुआ है -5। अब ये जो दो इक्वेशन है ना, इसको बहुत आराम से अगर तुम देखोगे वर्क फंक्शन अगर तुम निकालना चाहते हो तो दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशियो u1 और u2 की रेशियो दी हुई है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, और ये देखो ये 10 टाइम्स में अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये बन जाएगा 124, 248 हो जाता है ना, तो दिस इज 5 माइनस 5। नीचे वाला टर्म को देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो चीज बनेगा दिस इज 4 - 5। अच्छा, u1 बाई u2 की रेशियो 2:1 दी हुई है, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर की रेशियो 4:1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 - 5 डिवाइडेड बाई 4 - 5। ठीक है, बहुत इजी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, इजी कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। 16 - 4 दैट इज इक्वल टू 5 - 5, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 16 - 5 11 दैट इज इक्वल टू 35। तो 5 की वैल्यू हम लोग यहाँ बहुत आराम से निकाल सकते हैं 3.7। 5 की वैल्यू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से हमें निकलती हुई दिखेगी। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से जो ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है ए ऑप्शन, तो ए बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर 4.6 एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर सिल्वर टू दैट ऑफ सोडियम इज। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मेंस के लायक भी क्वेश्चन नहीं है यार, ये बोर्ड के लायक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन। तो ये रिलेशन हमें बेसिक सा रिलेशन पता होना चाहिए कि ये सबको पता है कि दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल EV दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में जो लिखते हैं हम लोग EV दैट इज इक्वल टू HC बाई लेमडा -5। 5 इज वर्क फंक्शन। तो ये रिलेशन हमें पता है। ठीक है, ये रिलेशन पता है और हमें पता है कि इसको हम लोग इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, EV को C बाई लेमडा को मैं न्यू लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में -5। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना यार। देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, लेमडा इज वेवलेंथ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मेट आ गया। अगर मैं सिल्वर के लिए लिखूं, देखो सिल्वर के लिए अगर मैं लिखूं इसी चीज को, तो हम लोग बोल सकते हैं EV दैट इज इक्वल टू H न्यू -5। इसके लिए हम लोग 4.6 बोल देंगे। ठीक है, E को मैं इधर से लेके सबके साथ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट चाहिए मुझे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V है मेरे पास में और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास में न्यू। तो इन दोनों का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहां से स्लोप देखो तुम्हें दिखेगा H/E पहले केस में, सिल्वर के केस में। अच्छा, सोडियम के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो सोडियम के लिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं V दैट इज इक्वल टू H/E टाइम्स ऑफ न्यू अगेन माइनस यहाँ पे बस 2.3 आ जाएगा, 2.3 डिवाइडेड बाई E। तो यहां से भी अगर मैं देखूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसका स्लोप मैं देखना चाहूं तो स्लोप देखो यहाँ पर से अगेन H/E दिखेगा। तो इन दोनों का रेशियो, स्लोप का रेशियो लेना है तो दोनों तो बराबर ही है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1 H/E डिवाइडेड बाई H/E। तो रेशियो इज गोइंग टू बी 1 ओनली। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये जेईई एडवांस 2013 में। भगवान करे तुमको भी ऐसे ही क्वेश्चन नसीब हो। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2012 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम वेरी फार अवे टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस विथ चार्ज Q इक्वल्स टू 120 E वेयर E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक मेरे पास में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस पे जो चार्ज है Q दैट इज इक्वल टू 120 E, और एक प्रोटॉन है बहुत दूर में, बहुत दूर में। ठीक है, एक प्रोटॉन है, उसको इस तरफ से इस तरफ फायर किया जाता है, इस तरफ फायर किया जाता है। तो प्रोटॉन है तो इस पे जो चार्ज है Q, मैं बोल सकता हूँ सपोज दिस इज E चार्ज बोल सकता हूँ, पॉजिटिव E है। ठीक है, इस तरह से इसको फायर किया जाता है।
अब क्या बोला गया है, इट मेक्स अ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 10 फेम्टोमीटर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको ऐसा फेंका जाएगा तो ये ऐसा आया आया आया, और इसका जो क्लोजेस्ट जो अप्रोच है वहां से दैट इज 10 फेम्टोमीटर। मैं इसको आर एम बोल दे रहा हूँ, आर एम दैट इज इक्वल टू 10 फेम्टोमीटर। ठीक है, आर एम तक ये आता है, इसको इसी के टर्म्स में रहने दो, आर एम के टर्म्स में बस रहने दो। ठीक है, आर एम लास्ट में पुट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ क्या बोला जाता है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटोन एट इट्स स्टार्ट। तो सपोज स्टार्ट पॉइंट इसका ए है, तो ए पॉइंट पे प्रोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है। तो देखो लैम्डा डीबी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा डीबी हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हमें बस अगर पी पता हो जाए, एच की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो अगर हमें पी पता चल जाए, पी इज क्या है, पी इज मेरे पास में हमें मेरी मोमेंटम है इसकी। ठीक है, P इज मोमेंटम। अब ये हम लोग कैसे निकाले, तो देखो एक रिलेशन तो हमें यहाँ से दी हुई है कि जब हम लोग उसको यहाँ से फेंक रहे हैं, इस जगह से इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस समय अगर हम लोग मान लें कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसके पास यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, फिर ये जब यहाँ पर मिनिमम जहाँ पे अप्रोच होता है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, और वो हम लोग देख सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है, के इंटू क्यू वन इंटू के इंटू क्यू इंटू क्यू, मैं क्यू 120 ई यहाँ पर है, और क्यू स्मॉल क्यू इज ई, तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, जब वो लोग दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। और यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली मैं यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये एक सेंट्रल फोर्स है, और यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स ही है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लोग यहाँ पर इजीली वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी जो एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ है, बी पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर। तो ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर ये है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम है, और वो मोमेंटम हम लोग जानते हैं, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मोमेंटम, हम लोग लिख सकते हैं ना 2m/ke। ठीक है, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से इस तरह से हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, p²/2m दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से निकाल लो p। ठीक है, ये चीज हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो ये जो p है ये मेरे मोमेंटम है, और ये मोमेंटम मैं अगर डाल दूं इसमें डी ब्रोगली वाले में, तो लेमडा डी बी मैं निकाल सकता हूँ, लेमडा डी बी दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी दैट इज इक्वल टू √2m टाइम्स ऑफ के ई। अब h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकता हूँ मैं, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सब कुछ मेरे पास में वैल्यू दी हुई है, h अपॉन √2m वैल्यू डाल देना है, इसमें भी डाल देना है, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में देखो दी हुई 9 × 10⁻⁹, और इसके बाद यहाँ पे क्यू की वैल्यू 120 ई हो जाएगी, दूसरी की वैल्यू ई हो जाएगी, डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर। यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज सॉरी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, दिस इज बेसिकली आर एम, यहाँ पे ये आर एम आएगा, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ आर एम आएगा, ये मैंने यहाँ पे फोर्स लिख दिया था, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आर एम आएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे आर एम आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग आर एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें, यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है रात के 2:45 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करो तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 7 × 10⁻⁻15 मीटर, ये निकल के आ जाता है। मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका जो आंसर है दैट इज 7, आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोग 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।